नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं शंकर सेरावत रीजनिंग फैकल्टी शंकर सेरावत रीजनिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, जिस खुशखबरी को लेकर के इंतजार था वो घड़ी अभी आ चुकी है, वो टाइम अभी आ चुका है। फाइनली अपना जो आईबीपीएस आरआरबी का डिटेल नोटिफिकेशन है वो अपने सामने आ चुका है। तो आगे की जो रणनीति है, जो आगे की प्रोस्पेक्टस, आगे जो भी आपको जिस तरीके से तैयारी लेके चलनी है, उसी को लेकर के मैं कुछ जो नोटिफिकेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बताई गई हैं उसी को लेकर के अपन यहाँ डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उस आपके नोटिफिकेशन के अंदर क्या बदलाव किए गए हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हैं, क्या चेंजेस किए गए हैं, तो उसी को लेकर के हम यहाँ पे ये सेशन जनरेट कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम देखिए बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सा वीडियो बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पहला पेज आपके सामने इंफॉर्मेशन का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए इसके अंदर साफ हिंट के तौर पे रखा, यहाँ पे दिखाया गया है कि आईबीपीएस आरआरबी 2024 डिटेल नोटिफिकेशन आउट। देखिए सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज में 9,995 प्लस वैकेंसियों का ये आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है वो निकल के आया है। अभी कुछ बैंकों ने अपने नोटिफिकेशन आईबीपीएस को नहीं भेजे हैं तो उनके आगे एनआर लिखा हुआ आ रहा है। एनआर का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड। अगर कुछ बैंक जो अभी तक वैकेंसीज को लेकर के या पोस्टों को लेकर के नोटिफिकेशन आईबीपीएस तक नहीं पहुंचा पाए हैं तो उनके आगे एनआर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। एनआर का मीनिंग यही है, कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर एनआर का मीनिंग क्या होता है। एनआर का मतलब यहाँ से होगा नॉट रिपोर्टेड। तो ये वैकेंसियां जो लगभग आपकी 10,000 वैकेंसियां हैं, ये आगे बढ़ने के पूरे पूरे चांसेज हैं। अगर उनका नोटिफिकेशन या वो अपनी वैकेंसीज को जनरेट करके आईबीपीएस के पास में भेजते हैं तो ये वैकेंसियां 1,500 से 2,000 वैकेंसियां और इंक्रीज होने के चांसेस हैं। मैं बात करूंगा इस नोटिफिकेशन के अंदर आगे। तो दोस्त नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले ये है कि ऑर्गेनाइजेशन बताई गई है। देखिए आरआरबी के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का काम आईबीपीएस इंस्टीट्यूशन करता है। पोस्ट नेम जो दे रखी है वो 3 तरीके की पोस्ट है आपकी इस नोटिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व की गई है। पीओ है, क्लर्क है और ऑफिसर स्केल जो सेकंड एंड थर्ड की जो वैकेंसीज है वो आपके सामने यहाँ पे आने वाली है। साथ ही साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज की संख्या मैंने अभी बताई है कि 9,995 वैकेंसियों का ये नोटिफिकेशन अपने पास में है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास में हैं। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो हैं इसके अंदर जितने भी बैंकों ने आईबीपीएस को अपने रिकमेंडेशन भेजी है वो 43 बैंक्स ऐसे हैं पूरे। देखिए अलग अलग स्टेट के अलग अलग आरआरबीज हैं तो यहाँ से टोटल 43 बैंकों ने अपने रिकमेंडेशन आईबीपीएस को भेजा है। एप्लीकेशन मोड जो रहने वाला है आपका वो ऑनलाइन रहने वाला है। फॉर्म फिलिंग का जो भी आपको मोड आपको मिलेगा वो ऑनलाइन रहने वाला है। साथ ही साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, जो फॉर्म फिलिंग की डेट यहाँ पे रखी गई है वो 7/6/2024 से लेके 27/6/2024 तक मीन्स ये जो जून महीना है 7 तारीख मतलब आज से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो फॉर्म एप्लीकेशन की रखी गई है वो 27 जून 2024 रखी गई है। एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम का जो मोड रहने वाला है वो आपको पहले से आई होप पता होगा। बैंकिंग की जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन पैटर्न को फॉलो करती हैं। साथ ही साथ एग्जाम का जो मोड रहने वाला है वो ऑनलाइन रहने वाला है। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ये है कि ऑफिसर स्केल फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड के अंदर मेरे दोस्त यहाँ से 3 फेजेज से होकर के एक स्टूडेंट को गुजरना पड़ेगा। ऑफिसर लेवल की जितनी भी वैकेंसीज हैं, चाहे वो ऑफिसर स्केल फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, जिसके अंदर ऑफिसर स्केल फर्स्ट में आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर आ जाता है, सेकंड एंड थर्ड के अंदर जो आपके अधिकारी हैं जो जो जिनके अंदर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा एंड लास्ट में आपके इंटरव्यू के फेज से गुजरना होगा। कई बार स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि सर क्या इसके अंदर आपका डेस्क्रिप्टिव या डेस्क्रिप्शन वाला जो पेपर है, जो डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो भी होता है क्या? नहीं दोस्त, आरआरबी पीओ के अंदर या फिर आरआरबी की जितने भी ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट हैं उनके अंदर केवल इंटरव्यू रखा गया है, डेस्क्रिप्टिव पेपर नहीं रखा गया है। नेक्स्ट आगे मैं बात करूं इसी कड़ी के अंदर
तो इसी कड़ी में नेक्स्ट आगे बताया गया है जितनी भी क्लर्क बेस्ड एग्जाम है उनके अंदर इंटरव्यू की प्रोसेस नहीं होगी, उसके अंदर केवल और केवल आपका प्रीलिम्स एग्जाम एंड मेंस एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ सैलरी की इसके बात करूं तो डियर सैलरी डिफरेंट डिफरेंट पोस्टों के अकॉर्डिंग अलग अलग वेरिएबल्स में जाती है। साथ ही साथ अगर आप मोर इंफॉर्मेशन लेनी है आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो एक इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.ibps.in पे जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ नेक्स्ट आगे मैं बात करूं इस नोटिफिकेशन के अंदर जो इंपोर्टेंट डेट्स रखी गई हैं, इस नोटिफिकेशन में जो इंपोर्टेंट डेट्स रखी गई हैं डियर वो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, वो डेट रखी है 7 जून 2024 से लेकर के 27 जून 2024 तक। साथ ही साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो अगस्त 2024 को कंडक्ट होने वाली है। पहली बार आईबीपीएस आरआरबी के नोटिफिकेशन में ये देखने को मिला है कि आईबीपीएस ने वो एग्जाम डेट मेंशन नहीं करी है, बट हमेशा से ये देखा गया है कि जो प्रीलिम्स के एग्जाम है वो 3 अगस्त से के आसपास में शुरू हो जाती है। 3 अगस्त तो ये मान के चलिएगा कि 3 अगस्त से आपका प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है। साथ ही साथ मैं बात करूं ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की तो मेंस एग्जाम जो लगने वाली है आपकी वो सितंबर या अक्टूबर 2024 के अंदर कंडक्ट हो जाएगी। साथ ही साथ कंडक्ट ऑफ इंटरव्यूज की बात करूं तो ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के अंदर जितने भी ऑफिसर लेवल की आपकी वैकेंसीज हैं उनके अंदर इंटरव्यू वाला जो फेज है वो कंडक्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो नवंबर 2024 के अंदर आपका ये कंडक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं प्रोविजनल अलॉटमेंट की बात करूं, देखिए बहुत स्पीड से बैंकिंग प्रोसेस या आईबीपीएस जो अपना सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत फास्टली रखता है। लगभग 4 से 5 महीने के अंदर आपकी प्री एग्जामिनेशन से लेकर के आपका अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है वो बेसिकली 5 महीने के अंदर पूरी कर दी जाएगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक बैंकिंग एस्पायरेंट जो भी तैयारी करने वाला है तो उसके लिए 5 महीने का जो समय है 5 महीने के बाद में है वो एक स्टूडेंट से एक प्रोबेशनरी ऑफिसर या बहुत बड़े लेवल पे जो सेकंड या फिर थर्ड स्केल का जो अधिकारी है उस पोस्ट के ऊपर वो विराजमान हो जाएगा। देखिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप लोग इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भुना पाते हो तो आप इससे बेहतरीन मौका आपके लिए नहीं हो सकता। तो यहाँ प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर ऑफिसर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए जो भी दे रखा है वो आपका जनवरी 2025 के अंदर आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। तो इसी के आगे साथ ही अगले नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं तो बात करता हूं नंबर ऑफ वैकेंसीज की कि कितनी कितनी वैकेंसियां आपके सामने दोस्त रखी गई हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा और जो आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं हमने शुरुआत में डिस्कस करा था कि 9,995 वैकेंसियां जो हैं वो रखी गई हैं। तो इसके अंदर ऑफिस असिस्टेंट्स जो क्लर्क की जो वैकेंसी है वो है 5,585। ऑफिस स्केल फर्स्ट की मैं बात करूं जो यहां से दी गई हैं वो है आपकी 3,499 वैकेंसियां जो आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर की हैं वो बताई गई हैं। ऑफिस स्केल सेकंड एग्रीकल्चर जो ऑफिसर जो आपको देखने को मिलते हैं उसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 70 पोस्टें रखी गई हैं। साथ ही साथ ऑफिसर स्केल सेकंड लॉ से रिलेवेंट जितनी भी पोस्टें जनरेट की गई हैं वो 30 पोस्टों के ऊपर इनका नोटिफिकेशन आया है। ऑफिसर स्केल सेकंड जो चार्टेड अकाउंटेंट की जिन्होंने डिग्री ले रखी है कोर्स कर रखा है उन्हीं से रिलेवेंट 60 पोस्टें यहाँ पे डिफाइन करके रखी गई हैं। ऑफिसर स्केल सेकंड में आईटी डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे 94 पोस्टें यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी पोस्ट आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है और इसकी प्रिपरेशन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऑफिसर स्केल सेकंड में एक जीबीओ की पोस्ट आती है जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसकी भी बहुत अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे डिफाइन करके रखी गई है। 496 पोस्टों के ऊपर इसका भी नोटिफिकेशन आया है। देखिए इसको लेकर के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है,
क्योंकि ये जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट होती है। अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या किसी बैंकिंग के अंदर या किसी बैंक के अंदर आपने अगर 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस ले रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बात करूं ऑफिसर स्किल सेकंड की, तो ऑफिसर स्किल सेकंड में मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पे जितनी जो पोस्ट या वैकेंसी जनरेट की गई है वो आपकी 11 वैकेंसी रखी गई है। आगे इसी कड़ी के अंदर ऑफिसर स्किल सेकंड में जो ट्रेनिंग मैनेजर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके लिए भी 21 पोस्टें जनरेट की गई हैं एंड ऑफिसर स्किल थर्ड में 129 पोस्टों का नोटिफिकेशन है वो आपके सामने निकल के आया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 9,995 पोस्टों का ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आगे दोस्त बात की जाएगी जो एज क्राइटेरिया है, क्योंकि देखिए आप जब या कोई भी बैंकिंग एस्पायरेंट इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करने जाता है तो उसके माइंड के अंदर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि सर क्या एज क्राइटेरिया रहता है, एजुकेशन आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या देखने को मिलेगी, किस किस चीज को फॉर्म का किस तरीके से फॉर्म फिलिंग आपको करनी है, कैसे आपको यहाँ पे फाइनली सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना है। तो देखिए एज के क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पे एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो लास्ट एज ऑन रखा गया है 1/6/2024। यहाँ पे जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 1/6/2024 को बेस डेट मान करके इस एज का क्राइटेरिया जनरेट किया गया है। तो यहाँ ऑफिस असिस्टेंट के अंदर देखिए बोला है ऑफिस असिस्टेंट मींस कलर के अंदर एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो उसके लिए बोला गया है बिटवीन 18 ईयर एंड 28 ईयर्स। देखिए 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 18 और 28 के बीच का अगर कोई कैंडिडेट है तो वो ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ नीचे एक नोट करके कैंडिडेट के लिए एक कंडीशन भी दी गई है कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन born earlier than 2/6/1996 and later than 1/6/2006 both date are inclusive। देखिए यहाँ पे इसने ये एक क्राइटेरिया बना दिया गया है कि आप देखिए जो मिनिमम का क्राइटेरिया है वो इस डेट को लेकर के रखा गया है कि आप 1/6/2006 से नीचे आपका बॉर्न जन्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अगर आपका जन्म होता है तो आप लोग इस मिनिमम क्वालिफिकेशन को या मिनिमम एज के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो इसने दोनों डेटों को मेंशन करके फिर ये क्राइटेरिया तय करा है। ऑफिसर स्किल फर्स्ट की मैं बात करूं तो इसने अबाउ रखा है 18 ईयर, बट मैक्सिमम जो बिलो नीचे रखा है उसकी एज क्राइटेरिया बढ़ा करके कर दिया गया है 30। दोस्त यहाँ पे देखिए मिनिमम वही है जो आपका ऑफिस असिस्टेंट के अंदर था, बट मैक्सिमम का क्राइटेरिया यहाँ से जो 28 था उसको 30 कर दिया गया है। मींस अगर आप लोग प्रोबेशनरी ऑफिसर का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो और उसके लिए अगर आप क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया को देखते हो तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 इन दोनों के बीच में आपकी वो एज होनी चाहिए। फिर से नोट के अंदर वही दोनों डेट को यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप इन चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। ऑफिसर स्किल सेकंड के अंदर मैं बात करूं तो यही एज क्राइटेरिया मिनिमम 21 ईयर का बना दिया गया है। साथ ही साथ 32 साल इसकी मैक्सिमम डेट रखी गई है, मैक्सिमम जो है वो रखी गई है एज क्राइटेरिया में। ऑफिसर स्किल थर्ड के अंदर इसी एज को मिनिमम 18 ईयर रखा गया है और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर इस एज क्राइटेरिया को जनरेट करके रखा गया है। तो उम्मीद करता हूं ये एज को लेकर के आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। देखिए आप जो ये एज क्राइटेरिया बनाया गया है वो 1/6/2024 को यहाँ पे 1/6/2024 को की डेट को ध्यान में रख करके जनरेट किया गया है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इस क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक देख करके फॉर्म फिलअप करते समय ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करके और फिर फॉर्म को फिल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे मैं बात करूं तो एज रिलैक्सेशंस की बात करता हूं कि कुछ स्पेसिफिक कुछ कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी जहां पे आपको इन एज के अंदर
छूट मिलने वाली है। देखिए एसटी एससी कैंडिडेट के लिए ये एज जो रिलैक्सेशन रखा गया है वो 5 साल का रखा गया है कि अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट हैं तो आपको एज में जो क्राइटेरिया इस नोटिफिकेशन में तय किया गया है उसके बाद में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट के तौर पे अगर आप हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है एंड पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में अगर आप हो तो आपको 10 साल या 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट दुविधा में रहते हैं कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या होगा यहाँ पे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे साफ साफ हिंट करके हाईलाइट करके बताया गया है कि एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 27 जून 2024। क्लियर है, आपका जो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 27/6/2024 की इस स्पेसिफिक डेट को लेकर के मेंशन किया गया है। मींस ये डेट वो मैक्सिमम डेट होगी जो इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फॉलो करेगी, चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आने को लेकर के हो या बाकी और कोई भी जब जो भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन बनाई जाएगी वो इसी डेट के रिगार्डिंग जनरेट की गई है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑफिस असिस्टेंट के रिगार्डिंग। तो ऑफिस असिस्टेंट का मतलब जितने भी कलर की पोस्टें हैं उनके लिए 2 पॉइंट जनरेट किए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट जो बनाया गया है उसमें लिखा है कि बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। इसने बोला है साफ साफ वही, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। इसने बोला है कि आप लोग कोई भी जो भी इस ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप करने वाला है उसके लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी, वो किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू हो सकती है या इसके इक्विवेलेंट कोई यूनिवर्सिटी के थ्रू बनाई जा सकती है। क्लियर है क्या? परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, केवल और केवल आपके पास में वो ग्रेजुएशन की डिग्री अवेलेबल होनी चाहिए। साथ ही साथ एक पॉइंट और रखा गया है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। देखिए ये एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है, कोई इसमें सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा। इसने बोला है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का सादा और सिंपल सा नॉलेज होना चाहिए जिससे कि आप लोग उस सिस्टम को ऑपरेट कर पाओ। साथ ही साथ इसी के साथ बात करूं ऑफिसर स्केल फर्स्ट की, तो सेम टर्म्स एंड कंडीशंस जो ऊपर ऑफिस असिस्टेंट के अंदर इंप्लीमेंट हुई थी वही टर्म्स एंड कंडीशन आपकी यहाँ पे ऑफिसर स्केल फर्स्ट में लागू की गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले पेज की तरफ। अगली इंफॉर्मेशन में अगले पेज पे देखिए कुछ इंफॉर्मेशन रखी गई है ऑफिसर स्केल सेकंड को लेके। दोस्त यहाँ पे ऑफिसर स्केल सेकंड को लेकर के देखिए जो भी जिस भी आप सेगमेंट में जिस भी सेगमेंट में आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें ग्रेजुएशन के साथ में मिनिमम आपको 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आपको लाना पड़ेगा। मींस इसमें परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें ऑफिसर स्केल सेकंड के अंदर जिस भी आपने डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीबीए कर रखा हो, जो भी कोई डिपार्टमेंट से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है उसमें आपके 50% मार्क्स कम से कम एग्रीगेट होने चाहिए, तभी आप लोग इस ऑफिसर स्केल सेकंड का फॉर्म फिलअप करने के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। साथ ही साथ नीचे इसने लिखा है, एक नोट करके बहुत अच्छी बात बोली है कि इस ऑफिसर स्केल सेकंड का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 2 ईयर एज ऑन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरे दोस्त आपको कम से कम इस फॉर्म को भरने के लिए 2 साल का किसी भी बैंक के अंदर या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। साथ ही साथ अगले पॉइंट की तरफ मैं बढ़ूं तो यहाँ पे बहुत एक सिंपल सा एक पॉइंट देखने को मिलता है जहां पे एक बच्चा एक स्टूडेंट एक बैंकिंग एस्पायरेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो आता है एलपीटी को लेकर के। देखिए प्रोफेंसी अगर लोकल लैंग्वेज को लेकर के कोई एलपीटी या टेस्ट के लैंग्वेज टेस्ट की बात की जाए तो दोस्त यहाँ पे कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं रखा गया है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग अपने किसी स्टेट को छोड़ के किसी दूसरे स्पेसिफिक स्टेट से अपना फॉर्म फिल करते हो तो आप
आपको या उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग साफ आईबीपीएस ने एक हिदायत दी है कि ये असेंशियल आपकी क्वालिफिकेशंस है, जिसमें कि आप लोग जिस भी स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसमें 8th स्टैंडर्ड से या 9th स्टैंडर्ड से या 10th स्टैंडर्ड वहां की किसी स्पेसिफिक स्कूल की डिग्री आपके पास में होना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ऑथेंटिकेशन नहीं है। इसने बोला है कि आप किसी अगर दूसरे स्पेसिफिक स्टेट के से फॉर्म फिलअप करते हो जिसकी लैंग्वेज के बारे में आपको नहीं पता, तो मेरे दोस्त वहां से आपको 8th 9th या 10th में से किसी एक सेगमेंट में वहां की स्पेसिफिक स्कूल के द्वारा पास आउट किया हुआ आपको होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप ये इस वाली क्वालिफिकेशन को या इस वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आईबीपीएस आपको एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन देता है। इसने लिखा हुआ है कि बी गिवन टाइम ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू एक्वायर द प्रोफिशिएंसी। मेरे दोस्त, अगर आप लोगों की ज्वाइनिंग आ जाती है और आपको उस लैंग्वेज के बारे में नहीं पता, तो आपके पास में 6 महीने का समय होता है कि आप उस लैंग्वेज के अंदर परफेक्ट बन जाइएगा या उस लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बना लीजिएगा। तो ये कोई ये टेस्ट नहीं होगा, ये जो रखा गया है टर्म्स एंड कंडीशन, तो आप उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले तो आप अपने स्टेट से ही फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि कंपटीशन हर स्टेट में उतना ही रहने वाला है। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि सर वहां से पोस्टें ज्यादा हैं, वहां से मैं फॉर्म फिलअप कर दूं क्या, तो सोच समझ के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स से मेरा यही सजेशन रहेगा कि वो अपने स्टेट से ही फॉर्म फिलअप करें। साथ ही साथ बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में जो बात की जा रही है वो एग्जाम पैटर्न की बात हो रही है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो डियर स्टूडेंट, यहां से जनरली आपका जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है वो प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के बेस पे ही बनता है। तो जो क्लर्क लेवल की का जो पैटर्न बनेगा, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एग्जाम पैटर्न जो बन के आने वाला है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता, इसमें प्रीलिम्स की एग्जाम होगी, साथ ही साथ मेंस एग्जाम होगी और डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। साथ ही साथ आईबीपीएस पीओ एग्जाम पैटर्न की बात करूं, आईबीपीएस आरआरबी पीओ एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो माय डियर स्टूडेंट, यहां से आपको 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद में मेंस एग्जाम कंडक्ट होगी और साथ ही साथ में इंटरव्यू प्रोसेस से अभी आपको गुजरना पड़ेगा। तो तीनों कंडीशंस को से आपको इन तीनों को फाइट करते हुए चलना पड़ेगा। क्लर्क की जितनी भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर इंटरव्यू नहीं होता, केवल 2 फेज हैं और इसमें 3 फेज देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फेज की बात करूं, चाहे वो पीओ हो या क्लर्क हो, प्रीलिम्स एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि इसके अंदर 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग होगा तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के साथ में होगा, साथ ही साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको आप मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हो, उसके भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 80 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बन के आने वाला है एंड नंबर ऑफ मार्क्स भी जो बनेंगे वो 18 मार्क्स बनेंगे। टोटल टाइम ड्यूरेशन जो आपका कैलकुलेटिव टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो 45 मिनट्स आपको मिलने वाली है, 45 मिनट का समय आपका आने वाला है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये सेक्शनल टाइम डिवाइड है क्या? नहीं जी, यहाँ पे ये 45 मिनट आपको कंप्लीट टोटल टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। अब आपको ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने मिनट के अंदर किस सेगमेंट को कंप्लीट कर पाते हो। तो मेरा आई होप, मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि जब भी आप मॉक लगाओ तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको रीजनिंग को 20 से 22 मिनट के अंदर खत्म करना है, ताकि बाकी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथ्स के लिए लगा पाओ। नेक्स्ट आगे मैं बात करूंगा, नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फेज सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो फेज सेकंड के अंदर पीओ क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन की बात होगी। मेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रखा गया है वो कुछ इस तरीके से रखा गया है कि इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रखा गया है, बहुत अच्छा वेटेज है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं जिसको मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स बोलते हैं, तो इसके अंदर भी आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। इंग्लिश हिंदी आपके ऑप्शनल है। डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, ये हिंदी और इंग्लिश आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं,
तो आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग दोनों में से जो भी आपको जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है उस इंग्लिश और हिंदी में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। उसके भी आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये जो है कंप्यूटर नॉलेज, इसको बहुत अच्छे एक वेटेज के तौर पे रखा गया है। 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का ये वेटेज कंप्यूटर का रखा गया है। तो इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया और 200 मार्क्स के साथ में बन के आने वाला है। टोटल जो टाइम ड्यूरेशन आपका जनरेट होने वाला है वो 2 आवर का बन के आएगा दोस्त। ठीक है, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा इस एग्जाम के लिए और 200 क्वेश्चन होंगे। 200 मार्क्स का आपको पेपर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आगे मैं बात करूं, नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं। देखिए आरआरबी फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं, देखिए आरआरबी की अगर फाइनल कट ऑफ की मैं बात करता हूं तो दोस्त यहां से हर स्टेट का जो कट ऑफ है वो कुछ अलग अलग तरीके से सो आउट किया गया है। आपके मैं आरआरबी की देखिए स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां की कट ऑफ कितनी जा रही है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूं। वैसे आपको ये मान के चलो कि तैयारी आपकी पूरी 80 में से 80 की होनी चाहिए। यहां दे रखा है आरआरबी क्लर्क फाइनल कट ऑफ जो 2023 की गई थी वो हाईएस्ट देखने को मिली थी 62.66, 62.66 जो नंबर है मार्क्स है वो राजस्थान की कट ऑफ देखने को मिली थी। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एंड लोवेस्ट जो देखने को मिली है वो मिजोरम की है 41.88 मार्क्स। ठीक है, ये आपका जो है वो बेसिकली आपका जो क्लर्क का फाइनल कट ऑफ था वो देखने को मिला है। साथ ही साथ मैं मैक्सिमम कट ऑफ की बात करूं तो हाईएस्ट कट ऑफ आपकी 74.82 महाराष्ट्र की गई है, ये 200 है। जो वेस्ट में बात करूं तो 5.5 नागालैंड को आएगी जो मैंने प्रेजेंट किया। साथ में अब बात कर अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की, तो दोस्त रीजनिंग के ध्यान देगा, रीजनिंग के अकॉर्डिंग अगर रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करूं एग्जाम में मैं कुछ टॉपिक्स को मेंशन कर रहा हूं, कहां से कितने टॉपिक का वेटेज यहां से बन के आने वाला है, कितने टॉपिक्स यहां से इन एरे पीरियड्स में वाले हैं। देखिए कि आपकी कलर की एग्जाम हो या प्री के एग्जाम, प्रीलिम्स के एग्जाम अंदर आपको केवल और केवल 7-8 टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन यहां से देखने को मिलने वाला है। केवल और केवल 7 से 8 टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसमें पहला जो टॉपिक आपका बन के आएगा वो देखने को मिलेगा ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक। ब्लड रिलेशन का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ डिस्कशन जनरेट होकर आया टॉपिक। तीसरे टॉपिक अगर आता हूं तो यहां से बनेगा कोडिंग वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन जनरेट होकर के आने हैं। टॉपिक नंबर 4 बात करूं तो रिलेवेंट टॉपिक अल्फाबेट भी है जिसके प्रीलिम्स एग्जाम अंदर क्वेश्चन बन के आए। इसी आप जो टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, सिलोजिज्म के क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम आते हैं। साथ ही साथ 6 नंबर के टॉपिक की मैं बात करूं तो इनइक्वालिटी वाला जो टॉपिक है वो भी आपके एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जहां से आपके इस टॉपिक से भी क्वेश्चन के आते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसी सीरीज के अंदर तो 7वें नंबर का जो टॉपिक है वो आपका बनेगा पजल टेस्ट। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका वेटेज बहुत ज्यादा रहने वाला है। टॉपिक इसी से रिलेटेड है सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक से भी मेरे दोस्त बहुत बेहतरीन सेक्शन बन के आने वाले हैं। ठीक है, तो ये 8 टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। 90 टॉपिक्स को मैं ऑप्शनल रखता हूं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कई बार नहीं आता, और ये है टॉपिक रैंकिंग टेस्ट। तो ये टोटल कुल मिलाकर के प्रीलिम्स के लिए अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 9 टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। 8 टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ मेंस पैटर्न की बात करूं तो 3 टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन और आपके सामने जुड़ जाता है, और वो जुड़ता है एक तो मशीन इनपुट। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर मशीन इनपुट का एडिशनल रीजनिंग के अंदर टॉपिक जुड़ जाता है। साथ ही साथ मैं बात करूं डेटा सफिशिएंसी की तो डेटा सफिशिएंसी वाला जो टॉपिक है वो भी आपके मेंस का पार्ट है। एंड लास्ट एक लॉजिकल जो रीजनिंग के टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मेरे दोस्त यहां से आपके इस मेंस के पैटर्न के अंदर जुड़ जाते हैं, जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 5 आपके टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट कॉज ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफेक्ट्स, ये 5 टॉपिक का कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सा सिलेबस है। पकड़ अगर आपकी अच्छी होगी, स्पीड अगर आपकी अच्छी होगी तो आप आराम से
इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। मॉक लगाइए, स्पीड बढ़ाइए, एक्यूरेसी को जनरेट कीजिएगा, क्योंकि जितने मॉक लगाओगे जितनी स्पीड होगी, क्योंकि पेपर बहुत इजी आता है, डिफिकल्ट पेपर नहीं आता। इसीलिए आरआरबी की कट ऑफ जो है वो हमेशा हमेशा बढ़ी हुई रहती है, हमेशा बढ़ के आती है। अगर मैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट या प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात करूं तो आपका जो सेफ जोन रहने वाला है वो मैं मान के चल सकता हूं। पिछले साल जो आपका मैक्सिमम जिस स्टेट का पीओ का प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था वो देखने को मिला था 58 मार्क्स। आउट ऑफ 80 में से आपको 58 मार्क्स यहां पे देखने को मिला था। तो आप ये मान के चलिए कि 60 से 65 के बीच का अगर आप लोग क्राइटेरिया तय कर रहे हो तो प्रोबेशनरी ऑफिसर या ऑफिसर स्केल फर्स्ट में आप सेफ जोन में रह सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो क्लर्क की एग्जाम है, ऑफिस असिस्टेंट की एग्जाम है, उसके अंदर थोड़ा कट ऑफ हायरली इंक्रीज होकर के आता है, क्योंकि पेपर बहुत इजी आता है। तो उसकी जो हाईएस्ट कट ऑफ पिछली बार देखने को मिली थी वो 75.25 के आसपास में राजस्थान की थी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग अगर वो स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी कहां किस किस जोन में है, तो यकीन मान के चलिए कि आप लोगों का अगर 75 के आसपास का या 70 टू 75 78 के बीच का अगर आप मार्क्स गेन कर लेते हो तो ऑफिस असिस्टेंट की प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो आई होप, उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो कल से नेक्स्ट अपना सेशन आने वाला है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर के आऊंगा। तो आप अगर आपके ये बातें समझ में आई तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। और मेरा प्रॉमिस है, आपसे वादा है कि आप अगर कोऑपरेट करोगे तो मैं बहुत बेहतरीन सीरीज के क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर के आ पाऊंगा। साथ ही साथ फुल्ली कोऑपरेट मेरा आपके साथ में रहने वाला है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो आई होप आप लोग मेहनत करोगे और एक जॉब जो है वो एक पोस्ट है वो आप सिक्योर करोगे। थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।